नमस्कार दोस्तों, आदर्श चैनल में आपका स्वागत है। हम लोगों ने 62 प्रश्न तक किए थे 2020 का प्रश्न पत्र इतिहास का। तो किसी कारणवश से मुझे जाना पड़ा था और वीडियो पूरा नहीं बना पाया था, तो चलिए इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। पार्ट 2 में आपका स्वागत है 2020 के प्रश्न पत्र में। 1955 के संथाल के निम्नलिखित में से कौन से लक्षण थे? विद्रोह के क्षेत्र को दामन-ए-कोह कहा गया। आदिवासियों ने बाहरी लोगों के बाहर खदेड़ने को दृढ़ निश्चय कर रखा था। विद्रोहियों ने विदेशी सत्ता को पूरी तरह से ध्वस्त कर देने की घोषणा की। ये भी सही है। आदिवासियों के पास आधुनिकतम हथियार थे। ये सही नहीं है। ग्वालों और लोहारों दूध वाले लोहे का काम करने वाले ने आदिवासियों का विरोध किया। ये शायद दोनों सही नहीं है। प्रश्न 63 देखिए, सिख गुरु गोविंद सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने बुद्ध कला और आध्यात्मिक नेतृत्व दोनों में निपुणता हासिल की थी। सैन्य कार्यवाही को उचित ठहराने के लिए उन्होंने सिख मान्यताओं के पुनर्व्याख्या की। काबुल के सदर के शहजाद मुअज्जम ने सिखों के साथ एक समझौता किया और उन्हें पनाह दी। ये तीनों सही है। डी, शहजादा मुअज्जम को अंततः आदेश मिला कि जिस सिख गुरु से उनके राज्य के शरण ली है उसे वह राज्य के बाहर कर दे, लेकिन मुअज्जम ने यह आदेश सामने से इनकार कर दिया। ऑप्शन ए, बी और सी सही है। डी सही नहीं है। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर अशोक के पृथक शिलालेख मिले हैं? अशोक के पृथक शिलालेख कहाँ मिले हैं? धौली, जौगढ़, सगरती। धौली, जौगढ़, सगरती याद रखिएगा। उंदगुलाम में नहीं मिला है। ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1927 में। आर्यभट्ट ने निम्नलिखित में से कौन सी खोज नहीं की? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये उन्होंने खोज नहीं की। पृथ्वी गोल है, सही बताया। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, ये भी सही बताया। पृथ्वी के छाया चंद्रमा पर पड़ने से ग्रहण लगते हैं, ये भी सही बताता। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये आर्यभट्ट जी नहीं बताए थे। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। फ्री हिंदुस्तान, तारकनाथ दत्त। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, श्याम कृष्ण वर्मा। न्यू एंड कॉमनवेल्थ, एनी बेसेंट। बॉम्बे क्रॉनिकल, बीजी हर्निमैन। ये नाम आपको अटपटे लग रहे होंगे, फर्स्ट टाइम आप सुन रहे होंगे तो अटपटे लग रहे होंगे, लेकिन जब आप इस वीडियो को एक बार दो बार देख लेंगे और एक बार बुक्स को पढ़ लेंगे तो आपको सारी प्रश्न इजी लगने लगेंगे। प्रश्न 68, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? साम्राज्यवादी एवं प्रांतीय विधान परिषदें 1892 तक पूर्णतः मनोनीत निकाय हुआ करती थी। 1892 के इंडियन काउंसिल सबसे पूर्व विधान परिषदों को बजट पर चर्चा करने और प्रश्न पूछने की संवैधानिक शक्तियाँ प्रदान की गई। ये सही नहीं है। हॉलबर्ट विधेयक पर प्रथा तूफान श्वेत नस्लवाद की सर्वाधिक उस अभिव्यक्ति थी, यद्यपि यह कोई एकाकी मामला नहीं था। ये भी सही है। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार ने प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन डायरकी प्रदान किया। ये सही नहीं है। सुल्तान स्वयं कृषि में गहरी दिलचस्पी लेता था। उसने अनाज पर ज़कात आयात कर खत्म कर दिया और पैमाइश कर एक मानक लागू किया जो मुगल काल तक प्रचलित रहा। वह सुल्तान कौन थे? सिकंदर लोदी। वह सुल्तान कौन थे? सिकंदर लोदी। प्रश्न 70, कलकत्ता एंड हावड़ा स्मोक। कलकत्ता एंड हावड़ा स्मोक न्यू सेंसेस एक्ट के अनुसार जूट मिलों के उत्सर्जन पर नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि 1863 का घटना है। कलकत्ता एंड हावड़ा स्मोक न्यू सेंसेस एक्ट 1863। मुगल शासक सिंध की घुमंत पशुपालक जनजातियों को नियंत्रित करना चाहते थे, क्यों करना चाहते थे? साम्राज्य की आय बढ़ाने के लिए वे उन्हें स्थानबद्ध बनाना चाहते थे। निम्नलिखित में को पहले के से बाद के कालानुक्रम व्यवस्थित करें। DACV। सुत्ती निपात, द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, फिर मनी मैकले, फिर बी CUकी। राजद्रोह से संबंधित कुख्यात धारा 124A को एक्ट 27 द्वारा भारतीय दंड संहिता में कब समाविष्ट किया गया था? 1870। कब किया गया था? राजद्रोह से संबंधित कुख्यात धारा 1870 में ही राजद्रोह का धारा को सम्मिलित कर दिया गया था। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। पुरातात्विक स्थल प्रदेश, जोरबे महाराष्ट्र, कायथा मध्य प्रदेश, ओजियाना राजस्थान, रोजदी गुजरात। जोरबे महाराष्ट्र, कायथा मध्य प्रदेश, ओजियाना राजस्थान, रोजदी गुजरात।
लॉर्ड कर्जन ने निम्नलिखित में से कौन से अलोकप्रिय विधायी तथा प्रशासनिक कदम उठाए? कैलकाटा म्यूनिसिपल अमेंडमेंट एक्ट, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट, इंडियन ऑफिशियल सिगरेट्स एक्ट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट। तो ए, बी और सी, ए, बी और सी सही है। निम्न में से किस मालवा सुल्तान ने मांडू में एक विशाल दारुल शिफा अस्पताल का निर्माण कराया था? महमूद खलजी प्रथम ने अस्पताल का निर्माण करवाया था। अमृत कुंड, जिसमें स्वास्थ्य के लिए विभिन्न प्रकार के अध्याय और प्रयोगों के वर्णन किया गया है, यह ग्रंथ फारसी में किस नाम से अनुवादित किया गया है? हौज उल हयात। प्रश्न 78 देखिए, 1850 में भारत में बड़े पैमाने के उद्योग के उदय की पूर्व संख्या पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख समुदाय पश्चिमी तट से निर्यात योग्य 2 प्रमुख वस्तुओं कपास और अफीम का व्यापार करता था? यूरोपीय पूंजीवादी, बंगाली व्यापारी, पारसी चेटियार। पारसी। भारत में आने वाले निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों का आरंभिक काल से उनके ऐतिहासिक कालक्रम में रखें। क्या क्या है? DBAC, GBAC, पिट्रो डेला बेले, पिट्रो याद रखिए, फिर सेबेस्टियन याद रखिए, फिर एबे याद रखिए, फिर जेमिली याद रखिए। तो पिट्रो, सेबेस्टियन, एबे, जेमिली, इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न 80, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। महाजनपद राजधानी: अस्मक, पोटन, चेदी, सुक्तिमती, दक्षिण पंचाल, कौपिल्य, सुरसेन, मथुरा। अस्मक, पोटन, चेदी, सुक्तिमणि, दक्षिण पंचाल, कौपिल्य, सुरसेन, मथुरा। सती का पहला अभिलेखीय साक्ष्य निम्नलिखित में से किस अभिलेख से मिलता है? भानुगुप्त का एरन स्तंभ लेख। किस अभिलेख में मिलता है? भानुगुप्त का एरन स्तंभ लेख। निम्नलिखित चोल राजाओं का कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। कालानुक्रम क्या क्या है? BCDA, राजा राज प्रथम, राजेंद्र प्रथम। फिर BCADA, वीरराजेंद्र कुलोत्तुंग प्रथम। नीचे 2 कथन है, इनमें से एक अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया। अभिकथन ए, गुप्त काल में हिंदू धर्म में विशेषतः भगवान धर्म का, वैष्णव धर्म का उत्थान हुआ। ये सही है, आर भी सही है। फहियान के कथनानुसार इस काल के दौरान बौद्ध धर्म फल फूल रहा था। यह भी कहा जा सकता है कि सांची के महास्तूप के 4 प्रवेश द्वारों पर बुद्ध की 4 प्रतिमाएं स्थापित की गई। इस काल के दौरान ही नालंदा भी बौद्ध शिक्षा का केंद्र बन गया था। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, राइट एक्सप्लेनेशन नहीं है, पर सही है दोनों स्टेटमेंट। 84 देखिए, निम्नलिखित मंदिरों में से कौन से मंदिर ईंटों से निर्मित है? कौन से मंदिर ईंटों से निर्मित है? भीतरगांव मंदिर कानपुर और लक्ष्मण मंदिर सिरपुर, ये दोनों ईंटों से निर्मित है। प्रश्न 84 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। आगे देखिए, ये पार्ट 2 है वीडियो, पार्ट 1 भी इससे पहले वाला वीडियो है, आप लोग प्लीज़ देख लीजिए, जिसमें 62 क्वेश्चन तक हम लोग ने पहुँचे थे, वो भी 22 की 23 मिनट में। संगीत के क्षेत्र में अपनी महारत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा राजा सुल्तान कवि को गंधर्व की उपाधि से संबोधित किया गया था? सुल्तान हुसैन सरकी। प्रश्न 86, निम्न में से कौन प्रेम मार्गी निर्गुण भक्ति संत नहीं है? कौन नहीं है? मलुक दास। मुल्ला दाऊद, कुतुबन मंजन, मलुक दास जो हैं वो संत नहीं है, बाद बाकी ये तीनों हैं। तो जब भी ये प्रश्न आएगा तो आपका सबसे पहले नज़र मलुक दास पे जाएगा और आपका दिल इसी को राइट करके आएगा और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। यही है अचेतन मन की शक्ति। चलिए, प्रश्न 87, निम्नलिखित अधिनियम को उसके अधिनियम की तिथि के अनुसार कालानुक्रम रूप से व्यवस्थित करें। तो क्या है? DBAC, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एक्ट 11, फिर एन एक्ट फॉर द बेटर कंट्रोल ऑफ पब्लिकेशन इन ओरिएंटल लेबुएजेंस, ये हो गया सेकेंड। फिर AC, द ऑफिशियल सिगरेट्स एक्ट, ये हो गया। और उसके बाद द इंडियन प्रेस एक्ट इमरजेंसी पावर्स, ये लास्ट में होगा। तो इमरजेंसी पावर लास्ट में होगा, ये याद रखिएगा, बस हो जाएगा सर ऑप्शन। मेरी सीमा क्षेत्र में
सी करो भी पूरी तरह से मेरी आज्ञा के अधीन नहीं है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी यह शिकायत किस से कर रहा था? काजी मुगीसुद्दीन। अब ये घटना जिसको पता होगा उनको पता होगा, लेकिन हमें इतना याद है कि अलाउद्दीन खिलजी शिकायत कर रहा है किससे? काजी मुगीसुद्दीन से। बस हमारा ऑप्शन सही हो गया। प्रश्न 89 देखिए, निम्नलिखित में से किसने 15 जनवरी 1876 को कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना की? कौन थे 15 जनवरी 1876 में? तो वो थे महेंद्र लाल सरकार। कौन थे? महेंद्र लाल सरकार। प्रश्न 90 देखिए, पूर्वाग्रह और वस्तुनिष्ठता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? इतिहास लेखन में वस्तुनिष्ठ व्याख्याएं वे हैं जो परिशुद्धि, व्यापकता, संगति और खुलेपन की तार्किक कसौटी पर खड़ी उतरती है। यदि ऐतिहासिक व्याख्या दुर्घटनावश, गलती से, असावधानी के कारण होती है तो इसे पूर्वाग्रह नहीं मात्र गलत कहा जा सकता है। पूर्वाग्रह ग्रसित इतिहास में त्रुटियां दुर्घटना नहीं वरना उद्देश्य है। पूर्वाग्रह ग्रसित विवरण बहुधा अपने विषय का एक पक्षीय वर्णन प्रस्तुत करा अनुचित होते हैं। विषय का एक पक्षीय वर्णन प्रस्तुत करा अनुचित होते हैं। तो ABCD सही ऑप्शन है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के लिए निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दें। पशुओं के अधीक्षक को मजदूरी के बदले देखभाल किए जाने वाले पशुओं कर और पूर्व निर्धारित लाभ के साथ देखभाल किए जाने वाले पशुओं बेकार हो गए हैं और छोड़ दिए गए पशुओं अंशदान देकर सरकारी झुंडों में शामिल किए गए पशुओं सभी पहुँचों में शामिल पशुओं की कुल संख्या, ऐसे पशु जो खो गए या मर गए तथा दूध और घी के कुल उत्पादन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। गायों के चरवाहे, भैंसों चरवाहे, दूध दुल्हने वाली मथने वाली व्यक्ति और शिकारी को ऐसे दुधारू गायों की देखभाल करनी चाहिए और इसके लिए उन्हें नकद मजदूरी मिलनी चाहिए, क्योंकि यदि दूध और घी के रूप में मजदूरी दी गई तो वे बछड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये मजदूरी के बदले में देखभाल किए जाने वाले पशु हैं। एक व्यक्ति को 100 पशुओं की देखभाल करनी चाहिए, जिसमें बूढ़ी गाय, दूधारू गाय, बछड़ों वाली गाय, पहली बार बछड़े को जन्म देने वाली गाय और ओसर गायों जिन्हें बछड़ों को जन्म नहीं दिया है की बराबर संख्या होनी चाहिए। यदि उसे प्रतिवर्ष प्रति पशु 8 बाकाथी और एक पंत तथा दाक सचिव जन्म देने चाहिए। यह कर और पूर्व निर्धारित लाभ की देखभाल है। 100 पशुओं की देखभाल करने वाले चरवाहों को ऐसी गायों जो रुग्ण है, विकलांग है, जो दूसरे व्यक्ति को दूध नहीं देते, जिनका दूध दुहना कठिन है और जो बछड़ों को मार देते हैं को बराबर संख्या में बांटकर उस प्रत्येक वर्ग के लिए उचित हिस्सा देना चाहिए। ये ऐसे पशु हैं जो बेकार हो गए हैं और जो छोड़ दिए गए हैं। तो इस प्रकार से देखते हैं कि ये एक इंग्लिश पैसेज की तरह एक हिस्ट्री पैसेज है जिसका प्रश्न अब आएगा और आपको सही आंसर बताना है। पशु अधीक्षक के कार्यों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया था? 7। कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया था? 7। प्रश्न 92 देखिए, उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार एक चरवाहे को कितनी बूढ़ी गायों और कितनी औसर गायों की जिम्मेदारियां सौंपी गई थी? क्रमशः 20 और 20। क्रमशः 20 और 20। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार शिकारी का कार्य और हक क्या है? नकद मजदूरी के बदले में दुधारू गायों की देखभाल करना। तो मजदूरी के बदले में उसको क्या करना था? दुधारू गाय की देखभाल करना था। प्रश्न 94 देखिए, निम्नलिखित में से किसके लिए वस्तु और नकद दोनों में भुगतान किया जाता था? अधीक्षक की जिम्मेदारियों की द्वितीय श्रेणी के लिए। अधीक्षक की जिम्मेदारियों के द्वितीय श्रेणी के लिए। प्रश्न 95 देखिए, दुधारू गायों की देखभाल करने वालों को दूध और घी के रूप में भुगतान क्यों नहीं किया जाता था? ताकि वे बछड़ों को उनके हिस्से के दूध से वंचित न करें। अगर दूध और घी बांटने लगेंगे तो ज़्यादा दूध यूज़ करना पड़ेगा, जिससे बछड़ों को दूध कम मिलेगा। इसीलिए बछड़ों को उनके हिस्से के दूध से वंचित न करें, इसलिए नहीं किया। नीचे दिए गए गद्यांश पढ़ें और निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। चलिए फिर से एक पैसेज आ गया। तिमारी अर्ट्स गवर्नर और राजस्व के ठेकेदारों अपनी ओर से समस्या को इस प्रकार लिखते हैं। इस भूमि की यह अपेक्षित अवस्था हमारे लिए
बेचैनी का कारण क्यों बनना चाहिए और इसे उपजाऊ बनाने के लिए हमें अपना धन और समय क्यों खर्च करना चाहिए। हम एक पल में इससे वंचित किया जा सकता है और हमारे परिश्रम का लाभ ना हमें मिलेगा ना हमारे बच्चों को। इस मिट्टी की कितनी उगाही कर सकते हैं उतनी कर ले। हालांकि किसान भूखे मरेंगे का पलायन करेंगे, हम उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। हमें तो अब जब आदेश होगा उसे छोड़कर कहीं और भटकने के लिए चल देना होगा। उपयुक्त टिप्पणी निम्नलिखित में से किस यूरोपीय यात्री ने की है? फ्रैंकोइस बर्नियर ने की है। थॉमस बवरी, जतिस बटोनी, जदित थामनी, ये सही नहीं है। फ्रैंकोइस बर्नियर। निम्नलिखित में से कौन मुगल जागीर प्रणाली का लक्षण नहीं है? औरंगजेब के काल में जागीर स्थायी और पुश्तैनी बना दी गई, ये सही नहीं है। मुगल जागीरें बार बार हस्तांतरित की जाती थी, ये सही है। जागीरदार राजस्व वसूली के लिए अपने कर्मचारी नियुक्त करते थे, ये भी सही है। जागीरों ने स्थापित के लिए कानून तमंग जागीरों की स्थापना की, ये भी सही है। प्रश्न 98 और 2-3 प्रश्न हैं, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने उपर्युक्त टिप्पणी के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि जागीरों के हस्तांतरण की मुगल प्रणाली में किसानों का शोषण नहीं था, जो बाद में मुगल साम्राज्य के संकट का कारण बना? तो मुगल साम्राज्य का संकट का कारण बना, जिसमें मुगल प्रणाली जागीरों के हस्तांतरण के, इन सब के बारे में बात कौन कर रहे हैं? इरफान हबीब ऑप्शन याद रखिएगा। प्रश्न 99, तिमारियर्स से उस विदेशी यात्री का आशय किस मुगल अधिकारी से है? किस मुगल अधिकारी से है? जागीरदार से है। आखिरी प्रश्न इस प्रश्न पत्र का 2020। शाहजहां काल के इतिहासकार ने लिखा है कि शाहजहां के शासन की प्रथा आम हो गई है और यह भी किसानों की बर्बादी का एक कारण था। तो बर्बादी का एक कारण था शाहजहां के काल में, तो ये कौन लिखा है? मोहम्मद सादिक खान। अब ये क्यों है देख लीजिए एक बार। मोहम्मद सादिक खान ने कहा है कि शाहजहां के शासनकाल में इजारा की प्रथा लोगों में सामान्य रूप से फैल गया, जिसके द्वारा किसान इजारे ठेके पर ली गई भूमि पर खेती के द्वारा भरण पोषण करते थे, परंतु फसल अच्छी न होने के बीजों पर संकटों का या आने से किसान धीरे धीरे कर्जे के बोझ में दबता चला गया, जो उनकी बर्बादी का प्रमुख कारण था। तो इस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं कि मोहम्मद सादिक खान ने शाहजहां काल में किसानों की बर्बादी का कारण बताए हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने 100 प्रश्न कर लिए हैं, और भी प्रश्न पत्र 2020 जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के नज़रिए से। और इसी प्रकार के प्रश्नों के लिए इस चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।